मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त केतन भट्ट। और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉफकास्ट पे। प्रॉफकास्ट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे अलग अलग प्रोफेशनल्स आते हैं और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर राजेश पांडे जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉफकास्ट पे। Hi, Ketan. Thank you. Thank you all. Thanks for providing this opportunity. Thank you so much. थैंक यू सर। सर, इट विल बी ग्रेट अगर आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। आपने कैसे लॉ स्टार्ट करी और आपका क्या बैकग्राउंड है और आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। केतन, आई एम ग्लैड आपने मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन करा कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। मैं क्रिमिनल लॉयर नहीं हूँ। मैं क्रिमिनल जो लोग उनके वो ऑफेंसेस होते हैं उनको डिफेंड करता हूँ। यस, हमें क्रिमिनल लॉयर बोला जाता है। बट जो मेरी बेसिक जो मैंने लॉ कराया वो मैंने कराया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 2015 में मैं लॉ पास आउट हुआ हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो बिफोर दैट आई वाज इन चेन्नई। मैंने चेन्नई से ग्रेजुएशन कराया। और जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो भी मैंने चेन्नई से ही करी है। उससे पहले मैं अल्मोड़ा से हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक जैती एक जगह है, वहां से मैंने ट्वेल्थ करी साइंस साइड से। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि मैंने साइंस साइड से ट्वेल्थ करने के बाद मैं लॉ को आया हूँ। इसके पीछे भी एक थोड़ी सी ट्रेजिक कहानी है। जब मैं 2010-11 में चेन्नई में काम कर रहा था, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं काम भी करता था उस टाइम पे। जब मैं काम कर रहा था तो दैट टाइम माय मामा जो है ना, ही वेंट मिसिंग। ही वाज वर्किंग इन दिल्ली। तो उनको काफी ढूंढा हम लोगों ने, काफी पुलिस अथॉरिटीज के पास गए, सारी अथॉरिटीज के पास गए, सारी जगह गवर्नर साहब के पास गए, चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए, मिनिस्टर साहब के पास गए, सारी जगह गए। बट कहीं से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो किसी दिन एक नेक बंदे ने बताया कि यार आप किसी वकील से क्यों नहीं मिल लेते। तो मैं कहा यार इसमें वकील क्या करेगा, ये तो पुलिस का काम है, अथॉरिटीज का काम है ढूंढना, ये वकील क्या कर सकता है। बट अगेन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम वकील साहब से मिलने चले गए। मैं पटियाला हाउस में एक वकील साहब से मिला। तो उन्होंने मुझे बताया यार इसमें ना आप थोड़ा लेट हो गए आप मेरे पास आने में। थोड़ा सा पहले आते तो इसमें कुछ कर सकते थे। मैं कहा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक लॉयर बोल रहा है कि इसमें कुछ कर सकते थे। ना पुलिस वाले कुछ कर पाए, ना चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कर पाए, ना गवर्नर साहब कुछ कर पाए, ना मिनिस्टर साहब कुछ कर पाए। तो एक वकील साहब कह रहे यार पहले आते तो इसमें कुछ कर सकते थे। तो मैंने उनसे पूछा बड़ा क्यूरियोसिटी से। मैं कहा सर ऐसी क्या चीज थी जो आप कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को समझाया। उन्होंने बोला बेटा देख, हमारा जो संविधान है ना इसमें एक प्रोविजन है, उसमें अगर कोई पर्सन मिसिंग हो जाता तो उसके खिलाफ आप हाईकोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। तो उस रिट का नाम है हेवियस कॉर्पस। में भी आप सब लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। उसका लिटरल में मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा कहीं गुम हो जाए, कहीं खो जाए या कहीं चला जाए, कोर्ट पुलिस अथॉरिटीज को डायरेक्ट करती है कि उस बंदे को जो है कोर्ट के सामने पेश कराया जाए। तो उसमें ये अथॉरिटीज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो कहीं से भी ढूंढ के लाके कोर्ट के सामने उसे पेश करें। मेरे को लगा यार ये तो बड़ा फैसिनेटिंग है, मतलब कोर्ट ऐसा कर सकती है। हमें तो कहीं इतने सारी जगह चले गए, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, पहले ही कोर्ट में आ जाते, क्या पता हमारे मामा मिल जाते। तो उस टाइम पे मेरे को बड़ा फील हुआ यार, तो एक बंदा कोई फैमिली में ऐसा कुछ लॉ का जानकार या लॉयर कोई होना चाहिए जो सही तरीके से लोगों को गाइड कर सके। तो 2010 तक जो था मैं कॉर्पोरेट की तरफ था। मैं कहीं सेल्स की जॉब करता था, मार्केटिंग की जॉब करता था, कॉर्पोरेट के पीछे भागता था। तो तब मैंने 2010-11 में मैंने डिसाइड करा यार ना ये करना है तो यही करना है। करना है तो लॉ ही करना है, और लॉ में भी क्रिमिनल लॉयर ही बनना है, उससे अलावा कुछ नहीं करना है। तो मैंने थोड़ा खोजबीन शुरू करी। 2010 में खोजबीन शुरू करी, मुझे पता चला दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ होता है, पर उसके लिए आपको एंट्रेंस की जरूरत है। और एंट्रेंस थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है, मतलब थोड़ा सा टफ टाइप का होता है। तो मैंने थोड़ी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने लोगों से पूछना शुरू करा कि कैसे इसको क्रैक कराएं। तो थोड़ी बहुत बुक पढ़ के थोड़ा ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया। तो 2012 में मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। 2012 में एडमिशन होने के बाद 3 साल का लॉ होता है जनरली। तो 3 साल का करने के बाद 2015 में मेरा जो लॉ पूरा हुआ। तो इसके बीच में भी एक इंटरेस्टिंग कहानी। जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया था 2012 में, तो उसी टाइम से मैं साकेत कोर्ट में एक दिन गया था। मेरे दोस्तों ने बताया कुछ इंटर्नशिप लॉ स्टूडेंट्स करते हैं, मेरे को ये भी नहीं पता था कि कुछ इंटर्नशिप होती है। तो मैं वहां गया, मैंने लॉयर साहब के चैम्बर में बैठ के देखा। वहां पर लोग आ रहे थे, अलग अलग तरीके के लोग आ रहे थे। कोई कह रहा था उसका बेटा 8 साल से बंद है, कोई कह रहा था उसका बेटा 10 साल से बंद है, कोई कह रहा था को मर्डर केस में बंद है, कोई कह रहा था डकैती के केस में बंद है। और सबका एक ही कहना था यार वो गलत तरीके से फंसे हैं, वो सारे बेकसूर हैं। तो मैंने उस दिन डिसाइड करा कि यार ये ना ठीक है, इसको पूरी तरीके से यही करना है, कुछ और नहीं करना है मेरे को। मेरे को क्रिमिनल लॉयर ही बनना है। तो अब आपके जो व्यूअर्स या आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसके बाद ना तो किसी कॉर्पोरेट में कभी इंटरव्यू दिया, ना किसी सरकारी जॉब के लिए कभी अप्लाई करा। तो मेरा वन पॉइंट फोकस था कि 2012 के बाद मेरे को क्रिमिनल लॉयर बनना था।
मैं उस जिस वकील साहब के चैम्बर में बैठा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा, मैं कहा सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ, बैठो चैम्बर में, देखो कोर्ट में आओ, देखो क्या होता है। तो उसके बाद मैंने कोर्ट में जाना शुरू करा, मैंने चैम्बर में बैठना शुरू करा। तो मैं समझता था चीजों को, कोर्ट में जाके देखता था वकील साहब ना पुलिस वाले को वहां पे, जैसे इंस्पेक्टर होते हैं, डीसीपी साहब होते हैं, या सब इंस्पेक्टर होते हैं, या वो कांस्टेबल होते हैं, उन सबको वकील साहब वहां बड़े तरीके से उनको मतलब सवाल पूछते थे। और उसमें जो पुलिस ऑफिशियल होते हैं, कई बार उनको ना जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मैंने उनसे पूछा सर ये क्या चीज है कि आपने उनसे वहां पर सवाल जवाब करा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में होता है कोई ऐसा नॉर्मल बंदा किसी पुलिस ऑफिशियल से या किसी थाने में जाके सवाल पूछे, वो थोड़ा सा अटपटा लगता है, वो आपको पूछने भी देने के, आपको भगा देंगे वहां से। तो उन्होंने कहा बेटा इसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, कि जब कोई केस आता है, जब तुम किसी को डिफेंड करते हो, तो उसमें आपको लॉ ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जिसने आपके ऊपर केस कर रखा है, जो आपको ऐसे आपके जो एलिगेशन लगाए हैं, आप उस आदमी से पूछ सकते हैं कि एलिगेशन तूने कैसे लगाए, और इन एलिगेशन के पीछे क्या सच्चाई है या ये झूठे एलिगेशन है। तो मैं को लगा यार ये बड़ा ना फैसिनेटिंग प्रोफेशन है, इससे बेहतर प्रोफेशन कोई नहीं है। अगर आपके व्यूअर्स को या आपको भी ये मालूम हो, अगर आपको कभी कोई सिंपल कंप्लेंट भी हो ना, कभी थाने जाके देखना, आप पुलिस ऑफिसर से बात करके देखना, वो आपसे कैसे बिहेव करते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। तो लोग अभी मेरे पास, आप बिलीव नहीं करेंगे, सिंपल सी चीजों के लिए फोन करते हैं, रात को 10 बजे फोन करता है, 11 बजे फोन करते हैं, बोलते हैं वकील साहब मैं थाने में हूँ, मेरे को एक कंप्लेंट देनी है, मेरा सामान चोरी हो गया, या मेरा लड़का घर से चला गया, मेरा लड़की घर से चली गई है, या हमारे साथ कोई मारपीट हुई है, हमने कोई कंप्लेंट देनी है, लेकिन पुलिस ऑफिशियल हमारी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को लगा यार इससे बेहतर प्रोफेशन कोई नहीं है, मतलब सबसे बेहतर प्रोफेशन ये है, आप जाके आप सुप्रीम कोर्ट में तक में जाके जज साहब के सामने जाके अपनी बात रख सकते हो, उनसे सीधे आप बात कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बट आपको एक लॉयर होना जरूरी है। तो उस दिन मैंने डिसाइड करा यार कुछ बनना है ना तो लॉयर ही बनना है, बस वो भी लॉयर जो लिटिगेटिंग लॉयर हो, जो कोर्ट में काम करता हो। तो ये मेरी स्टोरी है। उसके बाद मैं अभी भी 2015 में लॉ पास आउट होने के बाद मैं वहीं पर साकेत में, जहाँ पर मैं सीखता था, वहीं पे काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं यही काम करता हूँ, सुबह जाता हूँ कोर्ट में, वहां पर लोग आते हैं, गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जज साहब को हम अपना केस समझाते हैं, जज साहब उसमें फैसला देते हैं, कई बार जज साहब हमारे हक में फैसला देते हैं, कई कई बार जज साहब हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। लेकिन इससे बेहतर काम कुछ नहीं है। मेरे को जो सुकून मिलता है ना जब मैं कोर्ट में जाता हूँ, उससे बेहतर काम, उससे बेहतर सुकून मेरे को, उससे बेहतर खुशी और मेरे को कहीं नहीं मिलता। तो मेरी ये बैकग्राउंड की स्टोरी है। ग्रेट सर, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। और मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा कि सर देखो, एक मोटिव होना चाहिए और सिंगल फोकस होके आपको काम करना चाहिए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। और सर इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन आता है कि कानून की समझ होना, या फिर व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ लॉ इन डेली लाइफ, और कैसे मेरे जी। व्यूअर्स अपनी लॉ की या कानून की समझ को बढ़ाएं। अगर जो एडवोकेट है वो तो ठीक है, वो तो पढ़ रहे हैं कानून की, लेकिन अगर कोई जनरल है, साइंस बैकग्राउंड से है या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, अगर वो ये लॉ की समझ लेना चाहता है, या फिर वो सीखना चाहता है कैसे वो पब्लिक से डील करे, गवर्नमेंट ऑफिशियल से कैसे डील करे, और उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्या राइट दे रखे, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो कैसे पढ़ सकता है और कैसे नॉलेज अपनी गेन कर सकता है। देखो केतन, जो लॉ है ना, लॉ का सिंपल सा फंडा है। लॉ आपको आपके राइट्स बताता है, और आपकी ड्यूटीज बताता है, आप क्या कर सकते हैं वो बताता है, क्या नहीं कर सकते हैं वो बताता है। तो जो नॉर्मल लाइफ में है ना, लोगों को इतना जानना जरूरी है कि उन्हें सिंपल इस तरीके से समझें। अब एक नॉर्मल आदमी के लिए ये जानना जरूरी है कि अगर वो कहीं पे जा रहे हैं, किसी पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, या किसी अथॉरिटी से मिलने जा रहे हैं, तो वो अपनी क्या बात वहां पर रख सकते हैं, क्या बात उनकी वहां पर सुनी जाएगी, कौन सी बात उनकी वहां पर नहीं सुनी जाएगी। तो थोड़ा सा नॉलेज होना लॉ का बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके जो है ना, आपके जो अधिकार हैं, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपके घर में कोई नहीं आ सकता, आपको अननेसेसरी कोई नो अरेस्ट नहीं कर सकता, अनलेस और अनटिल आप किसी ऐसे हीनियस केस में वांटेड हो। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको ये पता नहीं होता तो फिर आप आप हैरेस होते हैं, आपको लोग परेशान करते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती। इसलिए लॉ का थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आपका दूसरा सवाल कि इसकी गेन, मतलब नॉलेज कैसी गेन करी नॉलेज जाए, कैसे लेना। सिंपल सी बात है, आप गूगल सर्च सिंपल सा कर सकते हैं, या फिर बुक्स आती है वो पढ़ सकते हैं। जो 3-4 लॉ है वो बहुत जरूरी है जो जानने। एक तो आपको संविधान के अनुसार आपके राइट्स क्या है वो पता होना चाहिए। आपको बोलने की आजादी है संविधान संविधान के हिसाब से, आपको बिजनेस करने की आजादी है वो संविधान के हिसाब से, आप कौन सा धर्म अपनाना चाहते हैं वो आपको छूट है कानून में।
कोई आपको ये नहीं फोर्स नहीं कर सकता कि आपको पर्टिकुलर कोई धर्म अपनाना है। आपको कोई फोर्स ये नहीं कर सकता कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है। ये सारी आपको जो ना संविधान आपको ये आपके राइट्स ये प्रोवाइड कराता है। उसके बाद जो दूसरी जो बहुत बेसिक सी चीजें वो आपको प्रोवाइड कराता है, जो हमारा ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो बेसिकली जो क्रिमिनल ऑफेंसेज है उनके लिए जो प्रोसीजर बनाया गया, उसमें ये आपको बताया जाता है कि आपको कोई पुलिस ऑफिसर बिना मतलब के कोई हरास नहीं कर सकता, आपको थाने में नहीं बुला सकता, आपको बिना मतलब के बिना किसी केस के अरेस्ट नहीं कर सकता, या आपने उसने आपको बुला भी लिया तो बिना किसी कोर्ट में पेश करे 24 घंटे से ज्यादा आपको बिठा नहीं सकता कहीं पे, और आपको किसी इंडेफिनेट पीरियड के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता। ये बेसिक लॉ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ना लॉ में ये भी प्रोवाइड है, अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तो आपका वो काम करा हुआ हिस्सा जो है ना उसका मेहनताना आपका सुरक्षित है, उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपना मेहनताना किसी से भी हासिल कर सकते हैं। तो थोड़ी ये मौलिक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको जानना जरूरी है। बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, ये जो वकील साहब ने बताया, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और आपके जो बेसिक राइट्स हैं, एटलीस्ट ये तो हम लोगों को सबको पता होना ही चाहिए। कहीं पे अगर आप काम कर रहे हो, कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, या नॉर्मल लाइफ में भी आप जी रहे हो, तो आपको ये बेसिक कानून पता होने चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए। बाकी सर मैं केतन केतन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको बीच में रोकता हूँ, सॉरी। जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, हम आजाद हुए केवल इस कारण से क्योंकि जो उस टाइम पर लोग लीड कर रहे थे ना, वो लोग लॉयर थे। वो लोग जानते थे कि ये जो ब्रिटिश सरकार है या जो ब्रिटिश लोग हैं ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और ये किस तरीके से हमको हैरेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कैसे आवाज उठानी है, कहाँ जाना है। वो लॉयर्स थे, सारे स्टेब्लिश लॉयर थे, इसलिए ये बहुत बड़ा योगदान है लॉ का कि हम आज आजाद बैठे हैं। अगर आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, न जाने कितने कितने बड़े बड़े लोग, ये सारे लोग लॉयर थे। उन्होंने अपने जो करियर का शुरुआत करी थी वो लॉ से करी थी, फ्रीडम स्ट्रगल से पहले। तो कानून का ज्ञान होना ना, आप केवल आपको नहीं, आप जितने भी आपके आसपास लोग होते हैं सबको एम्पावर करता है। सबको आप बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आपके खिलाफ अगर ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, अगर ये गलत हो रहा है तो इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं जहां से कि ठीक हो सकता है, ये आपको जानकारी मिलती है लॉ से। ग्रेट सर। सर, अगर कोई बच्चा इस लॉयर वाली या फिर एडवोकेट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ते हैं इसके अंदर? किस तरीके से वो एक एडवोकेट बन सकता है और एक नॉर्मल कोर्ट में, निचली अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकता है, तो उसके लिए आप बताना चाहेंगे? केतन, जो आजकल तो बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ से लॉ आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 3 साल का लॉ करना होता है। लॉ रेगुलर होता है। अगर आपको कोई कहे कि आप ये डिस्टेंस से कर लो, ये वो कर लो, ये कर लो, डिस्टेंस से कभी लॉ नहीं होता। लॉ का जो बीसी है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसका जो है उसको जरूरी जो है उसके लिए 3 साल का जो रेगुलर जो एलएलबी कोर्स वो होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो आपके पास रास्ता है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं, आपने 12th पास है तो उसके बाद आप 5 साल का कोर्स कर सकते हो। उसका जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का होता है लॉ एलएलबी के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दिल्ली में हैं, आप अगर इधर गुड़गांव देखो उधर हैं, यूपी में बहुत सारे कॉलेज हैं, वो कर सकते हैं। लॉ करने के बाद सिंपली आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ और बार जो आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट की बार काउंसिल है वहां आपको रजिस्टर करना होता है। एक बार आप रजिस्टर होने के बाद फिर आप उस स्टेट में या इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना किसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं या खुद का भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, ये रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है या इंडिया लेवल पे रजिस्ट्रेशन होता है? अगर आप ये जो जो रजिस्ट्रेशन बता रहे जो पहले रजिस्ट्रेशन होता है वो पहले स्टेट में होता है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जो नेशनल लेवल पे होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। हैं। ओके सर। सर, अगर फिर भी अगर किसी बच्चे का लॉ करते करते मन है जुडिशरी की तरफ जाने का, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत ज्यादा रेपुटेड प्रोफेशन है, और मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट को या फिर किसी भी जज को एक भगवान की लॉर्ड बोला जाता है, तो अगर यस। वो जुडिशरी प्रोफेशन के अंदर जाना चाहता है तो वो किस तरीके से जा सकता है? देखो, जुडिशरी के भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। जैसे आपने लॉ करा, लॉ करने के बाद ये निचली जो होती है जिसको लोअर जुडिशरी बोलते हैं, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है। यूपीएससी जनरली वो प्रोवाइड कराती है। काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। अ, अ, वो आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप वो एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो आपने फर्स्ट क्लास जो जुडिशियल ऑफिसर होता है आप वो बन जाते हैं। उसके बाद एक और तरीके से आप जज बन सकते हैं, वो होता है अगर आपने 7 साल से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो हायर जुडिशरी जिसको बोलते हैं, जो एडिशनल जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो आप बन सकते हैं। वो आपके पास रास्ता है। उसके अलावा और रास्ता है कि आप प्रोफेशन में इतने अच्छे हो गए हैं, आपको कानून की जानकारी इतनी अच्छी हो गई है कि हाईकोर्ट आपको मानता है कि एक आप कानून के ज्ञाता हैं, आपको हाईकोर्ट
एक डेजिग्नेशन दे देता है सीनियर एडवोकेट। उसके बाद ये भी होता है कि कई बार आपको हाईकोर्ट खुद ही आपको जजशिप ऑफर करते हैं और आपको जज बना दिया जाता है हाईकोर्ट का। उसके बाद एक चीज और आती है कि अगर आप कहीं हाईकोर्ट लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ठीक ठाक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम है, वो भी अपॉइंट करता है कि वो आपका नाम रिकमेंड करता है, हाँ इस बंदे को हाईकोर्ट का जज बना दिया जाए। तो वो आप नो फिर गवर्नमेंट आपको जज बनाती है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, या तो पहले से आप प्रिपरेशन कर लो, या प्रैक्टिस करके आप प्रिपरेशन कर लो, या आप कानून के इतने अच्छे ज्ञाता हो जाओ कि आपको खुद ही सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट बुला ले कि भैया आ जाओ जज बन जाओ। तो ये रास्ते हैं आपके पास, आप बन सकते हैं। और बहुत ही जज साहब का तो वो ऑफकोर्स उनको तो हम लोग तो माई लॉर्ड ही बोलते हैं, वो लॉर्ड ही है एक तरह से। जो फैसला सुनाते हैं वो जिंदगी और मौत का फैसला होता है। आप किसी को जिंदगी दे भी सकते हैं उनके अपने फैसले से, किसी से जिंदगी वो ले भी सकते हैं अपने फैसले से। तो भगवान के बाद उन्हीं का दर्जा आता है मेरे नजर में तो। ग्रेट सर। सर थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए। बाकी लास्ट में हम आपसे एक एडवाइस लेना चाहेंगे। एक ग्लोसोफोबिया होता है, जैसे बच्चों को, अभी जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो अभी ग्रेजुएशन करके बच्चे निकले हैं, उनको बहुत ज्यादा डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का। तो आप भी एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं और आप कई सारे केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंटों को। तो सर ये बताइए, ये कैसे अब बच्चे अपने फियर को दूर कर सकते हैं, अपने ग्लोसोफोबिया वाले फियर को? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सा है। आप किसी भी बड़े से बड़े आप प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बोलेंगे कि उनको भी फियर होता है, आपको सबको होता है फियर, है बहुत नेचुरल है। ये हमारी बॉडी का जो है ना बायोलॉजिकल जो रिएक्शन है, कि हम कोई नई चीज करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा वो डिफेंस में रहते हैं। बट ये आना स्वाभाविक है, ये तो सबको मानना चाहिए कि हाँ फियर थोड़ा सा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप करते हैं वो ठीक हो जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं। थोड़ा सा आप शुरुआत में होगा आपको फियर, आपको फोबिया सा लगेगा कि यार मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। लेकिन आप करते करते आपको फिर वो आप फिर उसी चीज में हो जाते हैं। अगर आप फोकस्ड हैं, आप कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं। आप प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है उसके लिए। जब अगर आप प्रिपेयर हैं तो फिर फोबिया नहीं आ सकता आपको। फिर आपको थोड़ा सा नर्वसनेस होगी, पर तो करते करते आपका ठीक हो जाएगा। हमें होता है, हम रोज जज साहब के सामने अपियर होते हैं, सुबह सुबह अपियर होकर बहुत दिक्कत होती है, यार अब जज साहब के सामने जाके बोले क्या। लेकिन फिर है, हमने पढ़ा हुआ फाइल पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। सबको होता है, वो एक्सेप्ट करने वाली बात है, बस आपको एक्सेप्ट करना होता है, हाँ ये होता है। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ग्रेट सर। तो की टेक अवे अगर मैं अपने व्यूअर्स को बोलूं, तो आपको सब्जेक्ट की या कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए जो आप बोलने वाले हैं। और अगर आपको नॉलेज होगी और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर बोलने की, तो आपका ये ग्लोसोफोबिया वाला डर दूर हो सकता है। प्रैक्टिस बाकी बहुत थैंक जरूरी यू। है। प्रैक्टिस, यस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप क्या बोल रहे हो उसमें प्रैक्टिस करिए आप, और आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना वो भी बहुत जरूरी है। एक लॉयर के लिए तो बहुत जरूरी है कि उसको अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो। वो तभी कुछ बात कर सकता है, तभी कुछ जाके फर्दर कुछ काम कर सकता है। ग्रेट सर। बाकी थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे चैनल के लिए निकालने के लिए। थैंक यू और सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। एट लास्ट आई वांट टू थैंक माय व्यूअर्स जिन्होंने ये प्रॉफकास्ट का शो अंत तक सुना। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है लीगल प्रोफेशन से रिगार्डिंग, या फिर अगर आप किसी चीज में हेल्प चाहते हैं वकील साहब की, दिल्ली में आपके कोई केसेस हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया पे अगर आप कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं वकील साहब से, तो सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वकील साहब और मेरी टीम आपके हर एक कमेंट को पढ़ेगी, और अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो उसको आंसर करने में मदद करेगी। नहीं, आई बी वेरी हैप्पी कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न हो, उनको रिप्लाई करने के लिए। कोई बच्चा चाहता है कि वो लॉ प्रिपरेशन करना चाहता है, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, या जानना चाहता है कि प्रैक्टिस कैसे शुरू करें, आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच सर, इट विल बी ग्रेट फॉर थैंक अस। यू सो मच। यस, थैंक यू। थैंक यू।